हे गाइज नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग कब से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑफिशियल रिक्तियों की संख्या क्या है, वर्गवार पदों की संख्या क्या है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब सरकार के प्रवक्ता ने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। चाहे एमआरसी मुद्दे की बात की जाए, चाहे फिर संशोधन मुद्दे की बात की जाए, हर एक सवालों को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार के प्रवक्ता ने बहुत ही विस्तृत तरीके से दोस्तों जवाब दिया है। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आपके हर एक सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मिल जाएगा। आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने भी आप लोगों के चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, इस खबर को फैला दीजिए दोस्तों। आग की तरह हर एक मित्रों के पास एक खबर जानी चाहिए जितने भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं थर्ड काउंसलिंग में। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरी जो विस्तृत जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। सरकार के पास पद रिक्त है और हम लोगों के फॉर्म बिल्कुल सही और स्पष्ट भरे हुए हैं। हम लोगों को नियुक्तियां सही समय पर दी जाए। बाकी जो प्रकरण मुद्दे कितने दिनों में सुलझाए जाएंगे, कैसे क्या होगा, ये सरकार निर्णय ले। इसकी चिंता करने का हम नहीं चाहते कि इसको कब तक सुलझाया जा सकेगा। ये बात तो सही है नवीन जी कि जिसकी कोई त्रुटि नहीं है उसको इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने, आप देखिए जब ये भर्ती शुरू हुई थी कितनी बाधाएं आई, किस प्रकार से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस समय चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे ये अध्यापक हो, या इसमें कुछ कॉकस बन चुके हैं। कुछ लोग इनकी इन जरूरतमंद लोगों की जो अभ्यर्थी हैं, इनकी नेतागिरी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। एक एक विषय को लेकर 5-5, 6-6 संगठन बने हुए हैं। कोई तीर गाड़ जाता है, कोई मीर गाड़ जाता है। इसके वजह से दिक्कतें। सरकार ने सारी दिक्कतों के बावजूद भर्तियां शुरू की। पहले हमने 33,000 भर्तियां की, फिर 31,000, फिर सारी भर्तियां हम कर रहे हैं। अभी भी जो 7,000 लगभग सीटें खाली हैं, हम सबको, मैंने पहले भी कहा, इस सबके विषय को हम समझ के उसको फाइनल करके इस महीने के अंदर हम इन भर्तियों की काउंसलिंग पूरी करेंगे। चाहे वो संशोधन वालों की समस्या हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय के जो समस्या हो, इन सारी समस्याओं को कंसीडर करते हुए एक निश्चित निर्णय करके जो संविधान संगत होगा और हम भर्तियां करेंगे। हमको इसके बाद 50,000 और भर्तियां करनी है, तो हम सारी भर्तियां करने के लिए कमिटमेंट है। हमारे स्कूलों में बच्चे, इसलिए हमारे इतने योग्य नौजवान है, उसके बावजूद स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, हमारे लिए अफसोस। लेकिन चूंकि हमको वर्षों की सड़ी गली व्यवस्था को नष्ट करके ये काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना आए, हम इसके लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे विषय आए हैं, और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन सारे विषयों पर सरकार पूरी तरह सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और सबके साथ न्याय करने का प्रयास करेगी। हाँ, कहीं अगर कोई संवैधानिक दिक्कत होगी, कोई न्यायालय की दिक्कत होगी, तो वहां हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जैसा शिक्षा मित्रों का विषय था, सरकार की सारी सदिच्छा थी कि नहीं उनके, लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया कि उस पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। अभी भी हम जो बेहतर कर सकते हैं, हमने उनकी माननीय 3,3600 से बढ़ा के 10,000 की। तो ऐसा नहीं है, सरकार हम जनता के सेवा के लिए है, हम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो अटकलें आ रही हैं नवीन जी, चाहे वो वरीयता के हिसाब से जिला प्राप्ति की बात हो या कम अंक वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पहले हो जाना, जो ज्यादा नंबर पाए हुए स्टूडेंट्स उनका सिलेक्शन ना होना, उसको आप कैसे सुधारेंगे? इन 7,000 में वो भी तो इंक्लूड होंगे। निश्चित रूप से देखिए, अभी जो देर हो रही है, एनआईसी इस प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। जितनी ये शिकायतें आई हैं, जैसे अभी आपने एक रायबरेली की चर्चा की, ये एक अभ्यर्थी के नंबर अधिक थे लेकिन उसको 8वीं वरीयता का सीतापुर जिला दिया गया। तो ये सारी जो शिकायतें आई हैं, उन सारी शिकायतों को भी संज्ञान लेके हम जो पूरा इनका डेटा है उसको हम फिर से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि कहाँ इस प्रकार की गलतियां हुई, क्यों गलतियां हुई, क्या जानबूझ के की गई या लापरवाही की वजह से हो गई।
कहीं भ्रष्टाचार के कारण तो नहीं, इन सारे बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं और इसका जो बेहतर समाधान हो सकता है उसके करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब आदर्श जी, मैं एक सवाल और पूछूंगी आपसे। इसमें बीएड और बीटीसी वाला इशू भी उठा हुआ है, क्योंकि जब सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया और 6 जनवरी को आप लोगों ने जब पेपर दिया और 7 जनवरी को जब कट ऑफ मार्क्स डिसाइड हुए कि 95% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, यानी 97 आउट ऑफ 150 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, जो लाएगा वो क्लियर करेगा एग्जाम, और 90% यानी 60% मार्क्स जो है वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए डिसाइड किया गया। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने जाके हाई कोर्ट में इस पे ये कहा कि जो 58,500 वाली भर्ती आई थी उसमें जो 40% टू 45% जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जाए, उसको लेकर इशू सबसे पहले 69,000 में यही आया था। तो ये बीएड और बीटीसी वाला खेल इसमें क्या है? मैडम, बीएड और बीटीसी का जो एक मुद्दा था उसके लिए ये था कि एक बार बीच में कुछ समय के लिए बीएड को प्राइमरी के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने बीएड को परमिशन दी है। इसके बाद उनको वैलिड तरीके से एंट्री मिली हुई है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई और ये लोगों को हार मिली और बीएड को एंट्री दी गई। एक बात। दूसरी, जो आपने एक मुद्दा उठाया था अभी कि जो ज्यादा अंक लाने के बाद भी 8वें या 10वें नंबर पे उनका सिलेक्शन हो रहा है। पहली बात तो यह है कि ये जो नियुक्तियां हुई है वो सॉफ्टवेयर के तहत हुई है। सॉफ्टवेयर में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। जो नियुक्तियां हुई है, जो लिस्ट बनी है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। सॉफ्टवेयर के फार्मूला का जो भी है लागू है। ठीक है। फार्मूला के अनुसार उसमें 3 चीजों के आधार पे वरीयता देखी जाती है। पहला अंकीय आधार पे, जिसमें कि आदेश के हिसाब से दशमलव के 3 अंक तक गुणांक देखा जाता है। दूसरा, अगर गुणांक बराबर होंगे तो चौथे अंक का दशमलव के बाद के चौथे अंक को नहीं देखा जाएगा, चाहे आपका दूसरे अभ्यर्थी से ज्यादा हो या कम। ये दूसरी बात। इससे हो सकता है इस तरह की समस्याओं में वो मुद्दा क्लियर नहीं। और उसके बाद अगर 2 लोग ऐसे हैं जिनका चौथा अंक दशमलव के बाद बराबर अधिक है या बराबर है, उसको इग्नोर करते हुए ये देखा जाता है कि किसकी उम्र ज्यादा है। अगर उम्र ज्यादा है तो वो वरीयता में पहला हकदार होता है, उसको प्रथम वरीयता मिलती है। एक बात। दूसरी, इसके बाद भी अगर उम्र भी बराबर होगी तो अल्फाबेटिकली ये देखा जाएगा कि जो पहले होगा, ए पहले होगा और एक्स बाद में, तो ए वाले को पहले नियुक्ति वरीयता मिलेगी और एक्स वाले को अगले ऑप्शन पे जाना होगा। हो सकता है जो उनकी शिकायत हो वो दशमलव के बाद वाले अंक को वो ज्यादा मान रहे हो, दशमलव के तीसरे अंक को ज्यादा मान रहे हो या चौथे अंक को ज्यादा मान रहे हो, जबकि वो इग्नोर किया गया है। एक बात। दूसरी, हमारे एक साथी थे जो आरक्षण के लिए सवाल उठा रहे थे। हम उनके सवालों का कोई भी खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए ना तो कारक हैं और ना ही जिम्मेदार हैं। हमने कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, सरकार ने लगाया और संविधान के तहत उनको आरक्षण मिला हुआ है। फिर भी हम इतनी बात कहेंगे कि उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है, टैट में करीब 8 अंक की छूट मिलती है और सुपर टैट में 7 अंक की छूट मिलती है पासिंग मार्क्स में। इसके बाद इस इतनी उदारता के बाद उनके पास होने की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा होगी। जब कम अंक में पास होंगे तो पास होने वालों की संख्या आरक्षित वर्ग में ज्यादा होगी, और जब पास होने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो यह भी क्लियर है कि उनमें अचयनित लोगों की भी संख्या ज्यादा होगी। ये इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। दूसरी बात, इसी भर्ती को में लेकर जो आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े, उनके आधार पे आरक्षित वर्ग के जो पद हैं 71.30% उनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि और सामान्य वर्ग के 29% का सिलेक्शन हुआ है। जिस सामान्य वर्ग की 34,500 सीट्स पर 14,695 रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इतने पदों पर जनरल की कैटेगरी में। अब जो परेशानी आती है 5844 पदों की, उसके लिए आरक्षित वर्ग के द्वारा 68,500 में एक केस किया गया था, जिसमें उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी कि हमारे अंक ज्यादा है और हमें जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन देने की वजह से गाजियाबाद होम डिस्ट्रिक्ट ना देकर गाजीपुर होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, जो कि और फिर अगले चरण में हमारे दूसरे साथी को अगले चरण में कम कर गुणांक के बाद भी उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, मथुरा मिल जाता है, पास का जिला मिल जाता है, जिससे उन्हें असुविधा हुई और उन्होंने ये कहा कि हमारे
रखते हुए उन्होंने एमआरसी पर केस लड़ा, सरकार नहीं लागू कर रही थी और वो लोग जीते और सरकार ने वो केस को, हाँ ये गलती थी कि 68,500 में लागू नहीं किया है क्योंकि वो भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। अब दोबारा अगर लागू करते तो सारा जो सिस्टम है, सारा वितरण गलत हो जाता। उन्होंने ये भर्ती स्टार्ट हो रही थी, वो एमआरसी का नियम जो वो लोग जनपद बरीता का जीत के लाए थे, वो निर्णय सरकार ने इस पे फॉलो कर दिया, जिससे क्या हुआ कि 5844 जो आरक्षित वर्ग के पद हैं उन बच्चों को उन्हें आरक्षित अनारक्षित में सिलेक्शन मिलना था, उनको जिला वरीयता देने के चक्कर में अनारक्षित में उन्हें दूर का डिस्ट्रिक्ट 400-500 किलोमीटर दूर का मिलने वाला था, उनको जिला वरीयता करते हुए उनके वर्ग में शामिल करके उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट देने की चेष्टा की गई, जो कि उनके हाई मेरिट होने के कारण, ज्यादा नंबर लाने के कारण ही लाभ देने की एक पॉलिसी थी जो इन्हीं लोगों के द्वारा केस करके लाई गई थी। इसलिए हम इन सब प्रकरण पे हम ये नहीं कहते उनकी मांग सही है या गलत है, हम ये कह रहे हैं कि जनरल के केवल 19,805 अभ्यर्थी सिलेक्शन पाए हैं, जो कि पूरी वैकेंसी का 29% है। इसके बाद हमें लगता है कि अगर सरकार को लगता है कि उनका आरक्षण गलत है या सही है, उनकी पॉलिसी गलत है या सही है, तो हमने अंतिम जो सिलेक्शन हुए हैं 5 दिसंबर के बाद 6 महीने वेट किया है तरह तरह के प्रकरण को लेके। हम लोग और बहुत सालों तक, महीनों तक वेट नहीं करना चाहते। हम 3 साल से बेरोजगार हैं, हमारे साथ के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, समय समय पर बार बार कार्यालय में जाते हैं, धरना करते हैं, लाठियां खाते हैं, बार बार हम लोगों को आश्वासन मिलता है। हमें धरने के बाद 22 फरवरी को आश्वासन मिला, फिर इसके बाद मंत्री जी ने खुद लाइव आके बोला, और ये देख लीजिए कि खुद बेसिक शिक्षा महानिदेशक द्वारा ऐसे दर्जनों आदेश जारी किए गए जिनमें ये लिखा गया था प्रथम अनुस्मारक, द्वितीय अनुस्मारक, तृतीय अनुस्मारक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, समयबद्ध, और उनको कोई भी बीएसए ने नहीं माना। हर बार हर आदेश का, हर समय सीमा का खंडन करते हुए उन लोगों ने जो डाटा था, जो वैकेंसी का डाटा था, वो देने में देरी करते रहे हैं, जो कि 2.5 महीने के बाद अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि डिस्ट्रिक्ट से सारी वैकेंसी का एक्चुअल डाटा आ गया है या नहीं, कितने पद हैं, कब काउंसलिंग होगी। जिस तरह से ये रवैया चल रहा है उस तरह से हमें नहीं लगता कि ये 15 मार्च में भी 15 जून में भी निपट जाएगा। मानने की हम बात का विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि अभी 20 तारीख को आचार संहिता लागू होने की सूचना है, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर आचार संहिता लग जाए और हम लोग फिर खड़े रह जाए। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल है नवीन जी, आदर्श जी के। सबसे पहली बात वही कि वरीयता के हिसाब से सीट नहीं मिलना, कम अंक वालों का चयन पहले हो जाना। तीसरी बात ये सबसे ज्यादा जो उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए ही, फिजिकल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं था, और एक सॉफ्टवेयर और आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या ये इस बात पे बिलीव भरोसा कर सकते हैं कि जो नया सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं उसमें चयन प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से होगी, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी? और चौथा इनका सबसे बड़ा सवाल कि इन्होंने जो ये कहा कि लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि 23 मार्च को टाइम दिया गया था, 23 मार्च को ये बोला गया था बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि 1 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया पूरी हो जाए, और सच बात है आज 10 जून हो गया, 10 जून हो गया सर। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझको नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता से इसका कोई लेना देना है, चूंकि यह भारतीय आचार संहिता उन कामों के लिए होती है जो अभी शुरू नहीं होते हैं, या तो एक प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, इसलिए इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सारे विषय जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, चाहे संशोधन की हो, चाहे आरक्षण की हो, चाहे लोगों की है कि हमको शीघ्र क्यों नहीं किया जा रहा है जो पद रिक्त है, जैसे अभी इनकी बात थी कि भाई हम लोग कितने दिन इंतजार करें, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के हम एक अंतिम निर्णय करके इस जून माह में ही जो भी रिक्त पद है उसकी भर्तियों को अंतिम रूप देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि यह प्रकरण बहुत लंबा खींचे, हमारे जो स्कूलों पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको योग्य शिक्षक न मिले, और जो योग्य नौजवान है जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनको नौकरी मिले, इसके लिए हम निश्चित रूप से करेंगे। और रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज स्वयं में संपूर्ण नहीं होती है, समय समय आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किए जाते हैं।
कुछ कमियां आती है, कुछ त्रुटियां आती है, कुछ चीजें निकल के आती है कि इसको ऐसे कर देते तो और बेहतर होता। इसलिए एनआईसी के माध्यम से कराया जा रहा है। और मैं बता दूं, आज इस आपके साथ बैठने के पहले एनआईसी में भी मेरे लोग हैं, उनसे मैंने बात की थी, तो वो लोग अंतिम रूप देने में लगे हैं। और 15 तारीख अभी हमने एक लक्ष्य रखा है कि 15 तारीख के बाद हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन और लगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जून महीने में सबकी शिकायतों का निराकरण कर हम काउंसलिंग को पूरा करें। ठीक है, स्वाति जी अपना पक्ष रखिए। और लगातार जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में नवीन जी जुड़े हुए हैं, यही वो सवाल आ रहे हैं। स्वाति जी एक सेकंड स्वाति जी, उसमें यही सवाल आ रहे हैं लगातार लोगों के, मूल अभिलेख से चयन किया जाए। एक सेकंड आ रही हूँ, स्वाति जी अपनी बात रखिए। आ रही हूँ मनोज जी आपके पास। जी 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 नहीं, स्वाति जी अपनी बात रखिए। मेरे पास 5 मिनट का समय है, क्योंकि मुझको डिबेट में जाना है। सर मेरी बात सुन लीजिए, बस सर मेरी बात सुन लीजिए। सर 18 जनवरी को एक शासनादेश आया था महानिदेशक सर का, जिसमें ये कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना प्राप्तांक ज्यादा या पूर्णांक कम फिल कर दिया हो, वो अपने जिले में अपने वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अगर अधिक गुणांक लिए हो तो उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। इस शासनादेश को सिर्फ कुछ ही बीएसओ ने माना, इस शासनादेश को केवल कुछ ही बीएसओ ने माना। नियर अबाउट उत्तर प्रदेश में 22 जनपद ऐसे हैं जिसमें आज भी हमारे जैसे सेम प्रकरण के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनको अभी भी ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बीएससी उस शासनादेश को नहीं मान रहे हैं और उन्होंने हमारा सीधा अभ्यर्थी निरस्त कर दिया गया है। सर बताइए हम किसके सामने जाएं, किससे अपनी गुहार लगाएं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे मूल सुन लीजिए, आप जिन बातों कह रही हैं, अगर उसके कुछ कागज आपके पास हो तो आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा, ये मुझे व्हाट्सएप कर देंगी। निश्चित रूप से अगर ऐसी शिकायतें हैं तो कुछ जिलों में एक नियम लगाए जा रहे हैं और कुछ जगह उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो यह गंभीर विषय है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। ऐसा कैसे होगा कि कुछ जिलों में कुछ नियम चलेंगे और कुछ जिलों में कुछ नियम चलेंगे? ऐसा संभव नहीं है। कोई अधिकारी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सवाल लगातार ये भी नवीन जी आ रही है, आदर्श जी बस एक मनोज जी बस एक सेकेंड, ये भी लगातार आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट से जो लगातार डाटा कलेक्शन की बात आ रही है, वो डाटा कलेक्शन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? बार बार डाटा कलेक्शन जो आ रहा है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, उसमें गलतियां क्यों हो रही है? नवीन जी, डाटा कलेक्शन में गलतियां क्यों आ रही हैं, कमियां क्यों आ रही है, इस विषय पर मुझको अभी बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर सब नहीं कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आज इतना कहना चाहता हूं कि जो भी दिक्कतें सामने आई हैं, जो भी हमारे नबी भाई बहनों ने विषय रखे हैं, इन सारे विषयों को मैं गंभीरता से समझ लिया हूं। इस पर मैं डिस्कशन भी करूंगा आगे, और जो भी संभव है संविधान के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत संभव है, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी जिले में कोई कानून नियम चले और किसी जिले में कोई चले, या किसी राज्य के लिए कोई नियम हो किसी राज्य, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। बिल्कुल सर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कथन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर हम इतना अधिक गुणांक लिए बैठे हैं, तो सर हम